हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के यानी कक्षा 11 का एग्रीकल्चर पार्ट 6 एक समान वृत्तीय गति। फर्स्ट हेडिंग है इसमें वृत्तीय गति क्या होती है, यानी फर्स्ट हेडिंग क्या है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे पिंड की वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय पथ पे गति करे तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। समझ में आई हेडिंग? दूसरी हेडिंग है कोणीय विस्थापन। दूसरी हेडिंग क्या है? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन भी इसी से परिभाषा निकालते हैं। कैसे होगी परिभाषा? जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, मानते बिंदु यहाँ पर क्या है? ए है। जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके हुए विस्थापन में, उसकी स्थिति में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं? माना बिंदु यहाँ से ए था, यहाँ पे आ गया बी और यहाँ से बना रहा है थीटा कोण और इस वृत्त की कितनी त्रिज्या है? आर त्रिज्या है। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस कण की स्थिति में हुए विस्थापन को रेखीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रेखीय विस्थापन कहते हैं। इसी में हेडिंग है, रेखीय विस्थापन कहते हैं। मतलब जहाँ से कोई कण वृत्तीय पथ में स्थिति को परिवर्तन हो जाता है तो उसे रेखीय विस्थापन कहते हैं, तथा उस कण के द्वारा वृत्तीय पथ पर घूमे गए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। यानी उस कण द्वारा वृत्तीय पथ पर घूमे गए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? विस्थापन बटे त्रिज्या डेल्टा एस अपान आर। ठीक, डेल्टा एस अपान आर, ये हो गया हमारा सूत्र। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्या होता है मात्रक? रेडियन। हिंदी में लेते हैं रेडियन। रेडियन मतलब पाई। क्या होता है? पाई। पाई बराबर कितना होता है? 180। ठीक, ये इतना हो गया। कोणीय विस्थापन हो गया, थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर, रेडियन और पाई बराबर 180। हेडिंग है कोणीय वेग। क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है कोणीय वेग। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर सूत्र होता है थीटा अपान टी। थीटा क्या होता है? अभी इसके पहले पढ़ा था, कोणीय विस्थापन है। इसको क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। इसे क्या कहते हैं? समय। ठीक, इससे टी क्या कहता है? समय। अब यहीं से पहले जब कोई कण, जहाँ एक वृत्तीय पथ बना देते हैं, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर एकांक समय में किए गए कोणीय विस्थापन को वृत्तीय पथ पर क्या होगा? वृत्तीय पथ पर एकांक समय में, मानो टी समय में, एकांक समय में किए गए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग बराबर थीटा अपान टी, यानी ओमेगा बराबर थीटा अपान टी। इसका मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है इसका? रेडियन प्रति सेकंड। मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। अगर हम थीटा का मान निकालें, यहाँ से इसको निकाल देते हैं हम यहाँ से। थीटा क्या होता है? एक वृत्त है यहाँ पर, एक थीटा, मतलब यहाँ पे पाई बिंदु है, केंद्र होता है ये। एक केंद्र से यानी पूरा कितने अंश का कोण होता है? 360 का। पूरा कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का। इसको हम 2 पाई लिख सकते हैं। मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई। थीटा बराबर 2 पाई। जहाँ पे थीटा है वहाँ पे हम 2 पाई रख सकते हैं। ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी। टी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? टी। समयांतराल है यहाँ पर, क्या है? टी समयांतराल। समय लग रहा है, मतलब टी और टी दोनों के हैं आवर्तकाल हो सकते हैं। टी क्या हो सकता है? ये आवर्तकाल भी हो सकता है। आवर्तकाल, टी बराबर आवर्तकाल। अब आवर्तकाल बराबर सूत्र पढ़ा था हमने 1/n। टी बराबर 1/n। अगर यहाँ पे हम टी बराबर 1/n रखेंगे तो n ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई 1/n। n लास्ट वाली सबसे संख्या ऊपर जाती है तो मतलब क्या हो जाएगा? 2 पाई n। क्या हो जाएगा? 2 पाई n। ओमेगा बराबर 2 पाई n।
यहाँ से भी एक सूत्र निकला है, एक सूत्र ये है, ओमेगा बराबर 2πn। ठीक, इतना सा मालूम हो गया यहाँ से। इसका मात्रक, और इसकी विमा की अगर बात करें, कोणीय वेग की विमा, कोणीय वेग की विमा होती है, विमा बराबर क्या होगा, कोणीय वेग की विमा होती है t⁻⁻1, t⁻⁻1, कोणीय वेग की विमा होती है t⁻। नेक्स्ट हेडिंग है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। क्या है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। कोणीय वेग में संबंध, क्या, रेखीय वेग और कोणीय वेग से संबंध। रेखीय वेग को v से लिखते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं, अभी पढ़ा था हमने। सीधे से लिखेंगे, माना कोई कण एक वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, जिसका कोणीय वेग कितना है, ओमेगा है, तथा रेखीय वेग v है। तो कोणीय वेग की परिभाषा से, कह रहे हैं यहाँ पे, कोणीय वेग की परिभाषा से क्या होता है, ओमेगा बराबर θ/t। ये हमने पढ़ चुके हैं अभी इसके ऊपर, ओमेगा बराबर θ/t। अब नीचे फिर लिखेंगे यहाँ पे कोणीय विस्थापन की परिभाषा से। कोणीय विस्थापन क्या होती परिभाषा, कोणीय विस्थापन की परिभाषा क्या थी, थीटा बराबर s/t, s/t नहीं होता, सॉरी, यहाँ पे r होता है, s/r, थीटा बराबर s/r। अब दोनों पक्षों को हम डेल्टा t से भाग कर देते हैं, या t से भाग कर देते हैं, एकांक समयांतराल t से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करते हैं, थीटा है, θ/t हो जाएगा, बराबर s/r है, इसको t से भाग करेंगे तो t ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब θ/t को हम क्या लिख सकते हैं, ये दिया है तो इसको ओमेगा लिख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, आगे s/t, ये क्या है, s/t, इसको एक साइड में कर लो यहाँ पर s/t, और r नीचे है तो इसको 1/r ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, नहीं। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब वेग की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन परिवर्तन, एकांक समय में जितना विस्थापन होता है, यानी v बराबर होता है v बराबर s/t, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, ये दिया है, v दिया है, तो यहाँ पे रख सकते हैं w बराबर v/r, क्योंकि r नीचे दिया तो r ऐसे रखेंगे, इसके नीचे एक है, तिर्यक गुणा करा लो, 1 की इसके साथ करते v हो जाएगा, इसकी कराएंगे तो ओमेगा r। तो v बराबर क्या निकलेगा यहाँ पर, r ओमेगा या ओमेगा r, क्या होगा, r ओमेगा या। अब वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, गलत हो रहा है सब, सूत्र क्या हो सकता है, v बराबर ओमेगा r या r ओमेगा। अब इसका मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग है अभिकेंद्र त्वरण। क्या है हेडिंग, अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको a से प्रदर्शित करते हैं, अभिकेंद्र त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से पहले वृत्तीय पथ बना लेते हैं। ये कोई एक पिंड है, ए पिंड है, गति कर रहा है, कैसे परिभाषा, जब कोई कण एक समान चाल से, चाल कितनी है, समान चाल होनी चाहिए, समान क्या हो, समान चाल हो, चाल समान होनी चाहिए। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पे गति करता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। दिशा क्या होती है, क्योंकि ऐसे जाएगा, अब ऐसे जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, यानी उसकी दिशा क्या रहती, बदलती रहती है। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पे गति करता है तो उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है, अतः वेग भी निरंतर बदलता रहता है। दिशा
अब यहाँ से एक सोचने वाली बात है, चाल समान है और वेग बदलता है, निरंतर बदलता रहता है, ऐसा क्यों? चाल एक अदिश राशि होती है, चाल एक अदिश राशि होती है, जबकि वेग एक सदिश राशि होती है। चाल एक अदिश राशि होती है, वेग एक सदिश राशि होती है। आपने पढ़ा होगा इसके पहले चैप्टर में। वेग क्या? सदिश राशियों में दिशा और वेग, यानी सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है, ना कि दिशा। चाल में क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, जबकि सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इसीलिए चाल एक अदिश राशि तथा समान चाल से जा रहे हैं, परंतु वेग बदलता रहता है, क्योंकि उसकी दिशा जब बदल रही है तो उसका वेग भी क्या होगा? बदलता रहेगा। समझ में आया यहाँ से? अब परिवहन, जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो उसका वेग तथा दिशा निरंतर बदलती रहती है, जिस कारण से क्या होगा? जिस कारण से, यानी दिशा बदलती, जिस कारण से उसके केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है। उसके केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, उसे ही क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। फिर से परिभाषा क्या होगी? जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय पथ पे गति करता है तो उस पिंड की दिशा लगातार बदलती रहती है, जिस कारण से उसका वेग भी निरंतर बदलता रहता है, जिससे एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, उसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर इसकी विमा की बात करें तो विमा भी यहाँ से निकाल सकते हैं। विमा कैसे निकालेंगे? यहाँ से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, मीटर की विमा क्या? मीटर लंबाई होती है, तो लंबाई को एल हो गया, यहाँ से प्रति लिखा है तो प्रति का निशान लगा लेंगे। सेकेंड स्क्वायर लिखा है, सेकेंड की घात कितनी होती है? सेकेंड को टी से लिखते हैं और टी स्क्वायर है यहाँ पे, तो अब इसको बड़े ब्रैकेट में इसे बंद कर लिया जाता है। विमा में हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही बंद करेंगे, ठीक। और ये ज़रूरी भी होता है, इसको अगर नहीं बंद तो सवाल, यानी तुम्हारी आपकी विमा गलत हो सकती है, इसको विमा में ब्रैकेट में ही बंद करेंगे। अब ये टी नीचे दिया है, टी ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी एल टी की घात -2, मात्रक भी मालूम है। और अब आती है ये कैसी राशि? अभिकेंद्र त्वरण। त्वरण कैसी राशि होती है? त्वरण एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? त्वरण एक सदिश राशि होती है। त्वरण एक सदिश राशि होती है। इतना समझ में आया है? अब नेक्स्ट हेडिंग बात करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग है अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। अभिकेंद्र त्वरण रेखीय वेग तथा ओमेगा में संबंध निकालना है। फिगर वही बना, वृत्तीय पथ पढ़ रहे हैं तो हमेशा वृत्त ही बनाएंगे। इसमें वृत्तीय पथ बना लिया हमने एक। ये जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पे गति करता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण उसका वेग भी निरंतर बदलता रहता है, ठीक। इसे लिख लेंगे यहाँ पर। ये एक थीटा कोण बना रहा है, ये इसकी त्रिज्या आर है और ये डेल्टा एस दूरी तय करता है। और डेल्टा एस दूरी कितने समय में तय करेगा? मान लेते हैं टी समय में तय करता है। कितने समय में? टी समय में। यहाँ पे ए रख लेते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पे ओ रख लेते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा चित्र यहाँ पे बना लेते हैं। इसका निगमन की बात कर रहे हैं, एक दूसरा चित्र इसी प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ बड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर 2 चित्रों से इसको लगाएंगे हम। ये P रख लेते हैं, ये P Q R रख लेते हैं इसको। अब यहाँ से यही बना, ये इसकी डेल्टा V वैल्यू हो जाएगी, ये V और ये भी क्या होगा? V होगा, ठीक। अब यहाँ से दोनों समरूप त्रिभुज लेने पर ये एक थीटा कोण हो जाएगा। क्या है? ये थीटा। त्रिभुज AOB तथा समरूप त्रिभुज PRQ में
जो जहाँ पे कोड दिया होता है उसको बीच में रखते हैं, मतलब आर पे दिया तो आर को बीच में रखेंगे, यहाँ पे ओ पे दिया तो ओ को बीच में रखा है। समरूप त्रिभुज तथा ए ओ बी तथा समरूप त्रिभुज पी आर क्यू में, अब समरूप त्रिभुज में क्या होता है, अगर हम थीटा के सामने की भुजा लेंगे, यहाँ पर ए बी है तो ए बी रखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो इसके सामने भी हमें थीटा के सामने वाली ही भुजा लेनी है, पी क्यों ले लिया यहाँ से, ठीक। अब क्या लेना, अगर यहाँ पे हम आधार लेंगे तो आधार क्या है, ओ ए है, तो यहाँ पे ओ ए आधार ले लेंगे। यहाँ पे आधार ये ले लो, चाहे ये बराबर हैं दोनों, तो कोई भी आधार लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं पी आर ले लेते हैं आधार, पी आर। अब दोनों की वैल्यू रखते हैं, ए बी की वैल्यू दी है डेल्टा एस, ए बी की वैल्यू दी है डेल्टा एस, और ओ ए की वैल्यू दी है आर, ओ ए की वैल्यू कितनी दी है आर, पी क्यू की वैल्यू दी है यहाँ पे डेल्टा वी, कितनी दी है यहाँ पे डेल्टा वी, जबकि नीचे दिया है वी, कितना दिया है यहाँ पर वी दिया हुआ है। अब यहाँ पे समय कितना लग रहा है, डेल्टा टी समय मान लेते हैं, यहाँ पे कितना लग रहा है समय, डेल्टा टी समय लग रहा है। तो सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग करने पर, करते हैं भाग, डेल्टा एस अपान आर लिखा है तो आर साइड में लिख लेते हैं और डेल्टा टी यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत होगी यहाँ पर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बराबर में दिया है डेल्टा वी अपान वी, तो डेल्टा वी ऐसे ही लिखेंगे, उसके नीचे डेल्टा टी लिख सकते हैं और इनटू में क्या है 1 अपान वी। अब देखते हैं यहाँ पे डेल्टा एस अपान टी कोणीय वेग की परिभाषा और कोणीय विस्थापन की परिभाषा से निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से देखो इधर, अब आगे यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो इधर ए, इसको मिटा इसे लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी गुणे 1 अपान आर दिया है, तो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर विस्थापन है, डेल्टा एस का है विस्थापन है, नीचे समय है, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा वी डेल्टा, ये क्या हो जाएगा वी, इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं हम, वी रख सकते हैं, तो वी यहाँ पे रख लेते हैं। नीचे कितना दिया है आर दिया है तो वी अपान आर हो जाएगा, बराबर में कितना दिया है देखते हैं यहाँ पर, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब डेल्टा वी अपान डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, त्वरण इसी कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए अपान वी, तो इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर ए आर, यहाँ से वी स्क्वायर बराबर ए आर निकाला है, हमें निकालना है अभिकेंद्र त्वरण बराबर का निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर वी स्क्वायर नीचे जाएगा आर के, वी स्क्वायर अपान आर, यहाँ से ये निकल आया ए बराबर वी स्क्वायर अपान आर। अब अभिकेंद्र त्वरण का मात्रक मालूम है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, ठीक। यहाँ से इतना मान निकल आया, अब इसका वैल्यू, अब ए बराबर वी स्क्वायर अपान आर दिया है, ए बराबर वी स्क्वायर अपान आर, अभी हमने पढ़ा था वी बराबर आर ओमेगा, तो वी स्क्वायर बराबर ए आर निकला है। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था वी बराबर आर ओमेगा, जहाँ पे वी दिया है वी स्क्वायर दिया है, वहाँ पे हम आर ओमेगा जब रखते हैं यहाँ पर हम ए बराबर वी स्क्वायर रहा है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो ये भी क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे दोनों, मतलब आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, दोनों ओमेगा स्क्वायर। अब नीचे कितना दिया आर दिया है, अब यहाँ से एक आर नीचे है, 2 आर ऊपर है, तो एक आर से एक आर कट जाएगा तो बचेगा ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से एक दूसरा फार्मूला आ गया ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हम इसका रेखीय वेग अभिकेंद्र त्वरण और कोणीय वेग में संबंध निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है, ये देखो इधर
ये है, एक वृत्त है। जब कोई कण एक वृत्त समान चाल से वृत्तीय पथ पे गति करता है तो इसके केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है। जो त्वरण जिस बल के द्वारा ये त्वरण उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? अभिकेंद्र बल कहते हैं। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पे गति करता है तो उसकी चाल समान रहती है तथा उसका वेग निरंतर बदलता रहता है, जिसके कारण केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है। जो जिससे यह त्वरण, जिस बल द्वारा यह त्वरण उत्पन्न होता है, क्या होगा? जिस बल द्वारा त्वरण उत्पन्न होता है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। F बराबर एम ए, ये अभिकेंद्र बल है, ये एम, ये क्या होगा? जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा तथा वेग निरंतर बदलते रहते हैं, जिसके कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है। केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है। जिस बल द्वारा यह त्वरण उत्पन्न होता है, क्या होगा? जिस बल द्वारा यह त्वरण उत्पन्न होता है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। F बराबर, अभी हम इसके पहले पढ़ा था, A बराबर वी स्क्वायर अपान आर, वी स्क्वायर अपान आर। जहाँ पर A है वहाँ पर ये रख देंगे मान एम वी स्क्वायर अपान आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? F बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर। ये एक फार्मूला निकाल आया है। अब F का मात्रक, F न्यूटन है, क्या होता है मात्रक इसका? न्यूटन होता है। या और एक मात्रक हो सकता है, क्या हो सकता है? नहीं मालूम, यही हो सकता है मात्रक, न्यूटन या डाइन या अर्ग होते हैं ये मात्रक। मतलब F क्या हो सकता है? F स्क्वायर बन आर। अब V बराबर और एक A बराबर निकाला था मान हमने आर ओमेगा स्क्वायर, A बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर A तो है नहीं, A ये है, तो यहाँ पे A रख सकते हैं। तो F बराबर एम ऐसे ही रहेगा, ए आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे मान इसका रख दें। तो एक सूत्र यहाँ से निकलेगा न्यूटन, दो सूत्र, एक ये हो गया, एक दोनों जगह एक के मान रख देंगे, दोनों वैल्यू हमारी निकल आएंगी। यहाँ से अभिकेंद्र बल की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट हेडिंग है अपकेंद्र बल। क्या होती है परिभाषा? अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल या इसे छद्म बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? छद्म बल भी कहते हैं, छद्म बल भी कहते हैं। सेम परिभाषा यही होती है लमसम में, फार्मूला यही होता है, सब यही होता है, बस थोड़ी डिफरेंस होता है। अब देख लेते हैं इधर। जब कोई पिंड है, ये है इधर, अगर हम इस पर, ये कोई पिंड है, मान लीजिए बोर्ड है, इस पर अगर हम दीवार पे कुछ मारते हैं तो उतनी ही तेज हमें प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या आता है? प्रतिक्रिया क्रिया का नियम। मतलब कोई वस्तु पर जितना हम बल लगाते हैं वो ऊपरी दिशा में उतना ही बल हम पर लगाती है। यही परिभाषा अपकेंद्र बल की है। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है तथा इसके विपरीत दिशा में इधर एक अभिकेंद्र बल लगता है F, ठीक। और इसके विपरीत दिशा में उतना ही बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं। बस विपरीत दिशा में बल लगता है उसे उपकेंद्र बल या छद्म बल कहते हैं। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय गति पे गति करता है तो उसके केंद्र की ओर एक अपकेंद्र बल लगता है तथा उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगता है जो पिंड को केंद्र से अलग ले जाने के लिए प्रेरित करती है, ठीक। ये हो गया। अब इसका सूत्र यही होता है, बराबर एम ए या एम वी स्क्वायर अपान आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब इस पे आधारित पे क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? देखो इसे आता है, दूध मथने वाली यानी दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस पे आधारित होती है? अपकेंद्र बल पर आधारित होती है, या छद्म बल दिया हो या अपकेंद्र बल। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्र बल पर आधारित होती है। और एक होता है, घर में हम लोग यूज करते हैं कभी कभार, बाल्टी में पानी हो, क्या हो, एक बाल्टी में पानी भरा हो, ठीक, एक बाल्टी में पानी भरा है। अब इसको अगर हम यहाँ से पकड़ के तेज़ी से इसको घुमाएं तो पानी छलकता नहीं है, क्या होता है? पानी बाहर नहीं गिरता है। चाहे वो सीधे जाते हुए गोला घुमाएं फिर ये पानी नहीं गिरता है, क्योंकि ये क्या दिया, उतना ही बल अभिकेंद्र की ओर लगता है तथा उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगता है, उसे अपकेंद्र बल कहते हैं। यही अपकेंद्र बल, जितना बल इधर धकेलेगा उतना ही उसको खींचेगा, तो मतलब वहीं पे पानी रह जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? अपकेंद्र बल पर आधारित होते हैं ये दूध और
पानी, यानी पानी बाल्टी को तेज़ी से घुमाने से पानी उसे नहीं छलकता है। ये हो गए अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। लिंग है खगोलीय पिंडों